नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, तिथि एकादशी है और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। भारत जिम्बाब्वे मुकाबले में मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या रहे। उन्होंने 23 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें अब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई हैं। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई अहम मांगें रखी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 करने की मांग है, जिससे वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा 3% की जगह सालाना इंक्रीमेंट 7% करने की मांग भी उठाई गई है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह बदलाव जरूरी है। फिलहाल सरकार की ओर से इन मांगों पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में हार के साथ ही श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस नतीजे से ग्रुप की तस्वीर साफ हो गई, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें अब दूसरे मैचों के नतीजों और नेट रन रेट पर टिकी हैं। पाकिस्तान को अपना अगला मुकाबला बड़े अंतर से जीतना होगा, और साथ ही उसे न्यूजीलैंड से जुड़े अन्य मैचों के परिणामों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह बेहद कठिन नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन में सफर कर हाई स्पीड तकनीक का अनुभव लिया। यामानाशी प्रांत में यह ट्रेन करीब 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और चुंबकीय तकनीक से पटरियों के ऊपर चलती है। मुख्यमंत्री योगी ने इस यात्रा को बेहद रोमांचक और भविष्य की परिवहन व्यवस्था का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जापान की यह उन्नत तकनीक भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए प्रेरणा बन सकती है। यह दौरा औद्योगिक और तकनीकी सहयोग की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रति अपने खास लगाव का एक व्यक्तिगत किस्सा साझा किया है। यरूशलेम में नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने बताया कि वह भारत के लिए एक बड़ा निजी ऋणी महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सारा के साथ उनकी पहली या दूसरी डेट ही एक भारतीय रेस्तरां में हुई थी, जहां उन्होंने भारतीय खाने का लुत्फ उठाया था। उन्होंने भारतीय भोजन की अविश्वसनीय तारीफ की और इस अनुभव को अपने और भारत के बीच खास संबंध का प्रतीक बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दौरान एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यामानाशी प्रदेश में भारतीय मूल के एक बच्चे से मुलाकात के दौरान बच्चे ने अपने संस्कार और संस्कृति का परिचय देते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र का जाप किया। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चे के साथ मंत्र का आनंद लिया और इस भावपूर्ण क्षण में भारतीय संस्कृति की वैश्विक उपस्थिति को रेखांकित किया। यह वीडियो भारतीय मूल के परिवारों में परंपराओं के महत्व और संस्कारों के संरक्षण का प्रतीक बन गया है, जो विदेश में भी भारतीय संस्कृति की चमक दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के एक अध्याय पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख है। शीर्ष न्यायालय ने इसे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयास बताया और विवादित किताब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तथा सभी प्रतियों को जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एनसीईआरटी निदेशक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने कहा है कि शिक्षा सामग्री में इस तरह का प्रस्तुतिकरण सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज एक जांच मामले को लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक एफआईआर झूसी थाने में पोक्सो कोर्ट के आदेश पर स्वामी और उनके शिष्य के खिलाफ दर्ज की गई थी। पुलिस ने संदिग्धों के बयान दर्ज कर जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है और मौके पर भीड़ भी इकट्ठी हुई थी, जिसके कारण माहौल तनावपूर्ण नजर आया। शंकराचार्य ने खुद कहा है कि वे पूरी तरह पुलिस जांच में सहयोग करेंगे और सत्य सामने आने देंगे, जबकि समर्थक उनके समर्थन में खड़े हैं और मामले को लेकर बयानबाजी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर भारत में लागू हो रहे साइम बाइंडिंग नियम से जुड़ी है, जिसका असर व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर पड़ेगा।
सरकार ने कहा है कि इन ऐप्स को सिम कार्ड से लिंक रहना अनिवार्य होगा, यानी जब तक आपका मोबाइल में वही सक्रिय सिम कार्ड मौजूद है जिससे आपने अकाउंट बनाया था, तब तक ही आप ऐप चला पाएंगे। अगर सिम हटाया या बदल दिया तो ऐप काम नहीं करेगा या लॉग आउट हो जाएगा। इसका उद्देश्य साइबर फ्रॉड और फर्जी नंबरों के गलत उपयोग को रोकना है। नए नियमों के तहत ऐप को हर 6 घंटे में वेब डेस्कटॉप लॉग आउट करना होगा। सरकार ने इस नियम की अंतिम समय सीमा अगस्त 2026 रखी है और इस पर छूट नहीं दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े परिसरों में छापेमारी की है, जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग Rs 20 करोड़ के बैंक फ्रॉड का गंभीर आरोप लगाया है। जांच एजेंसी धोखाधड़ी, साजिश और कर्ज के दुरुपयोग के आरोपों पर नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कथित रूप से ऋण की रकम को अलग अलग खातों में स्थानांतरित कर बैंक को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मामले में दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए जा रहे हैं और जांच जारी है। आरोपों को लेकर अनिल अंबानी या कंपनी की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जुए महज 14 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ताकतवर लड़कियों में गिनी जाने लगी हैं। सरकारी आयोजनों और मिसाइल लॉन्च जैसे बड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, जिसे सत्ता में भविष्य की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि किम जुए का आत्मविश्वास और उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी दुनिया भर का ध्यान खींच रहा है। फैशन, बॉडी लैंग्वेज और रॉयल प्रेजेंस के मामले में वे कम उम्र में ही वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोने और चांदी के दाम आज मिले जुले रहे, जिसमें कुछ बाजारों में नजरदी गिरावट देखी गई है। ये डोमेस्टिक मार्केट में 24 कैरेट सोना करीब Rs 1,99,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत लगभग Rs 2,67,000 Rs 2,85,000 प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। इन भावों में उतार चढ़ाव का कारण वैश्विक संकेत और निवेश प्रवृत्तियां हैं, जिसमें कभी कभी हल्की गिरावट और कभी स्थिरता दर्ज हो रही है। निवेशकों को बाजार की स्थिति और वैश्विक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जब वे सोना चांदी में निवेश करने का निर्णय लें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजार नियामक एसएबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 48 सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को बंद करने का ऐलान किया गया है। इन स्कीम्स में रिटायरमेंट और बच्चों के फंड शामिल थे और इनका कुल Rs 57,274 करोड़ से अधिक का निवेश है। अब इन स्कीम्स को बंद कर दिया जाएगा और निवेशकों को नई लाइफ साइकिल फंड्स जैसी श्रेणियों में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया जा रहा है। नियामक का उद्देश्य म्यूचुअल फंड की संरचना को आसान, पारदर्शी और निवेशकों के लिए अधिक स्पष्ट बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंगापुर के बाद जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। सीएम योगी ने कहा कि यह करार उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह समझौता निवेश, तकनीक ट्रांसफर और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की परमाणु वार्ता शुरू हो गई है, जिसमें दोनों पक्ष तनाव के बीच समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान का प्रतिनिधिमंडल तेहरान की परमाणु परियोजना पर बातचीत के लिए बैठा है, जबकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य बलों को तैनात कर रखा है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। बातचीत को दबाव कम करने और संभावित संघर्ष को टालने की कोशिश माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यह वार्ता मध्य पूर्वीय संकट को कूटनीति से सुलझाने का आखिरी मौका हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा ने मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब भारत का वहां हिंसक अपराधों से कोई संबंध नहीं है। कनाडाई अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पिछले आरोपों को अब वे आगे जारी नहीं मानते हैं और ऐसा नहीं लगता कि भारत से जुड़े किसी प्रकार की हिंसा या विदेशी हस्तक्षेप जारी है। यह बयान दोनों देशों के रिश्तों में ठंडक के बाद पिघलन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर पिछले तनाव के बाद जब 2023 में हरदीप सिंह निज्जर हत्या को लेकर विवाद हुआ था। कार्नी की भारत यात्रा के दौरान व्यापार, सुरक्षा और सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले अमेरिका ने पहली बार अपने 11 F-22 रैप्टर स्टेल्थ लड़ाकू विमान इजरायल में तैनात किए हैं, जो वहां के नेगेव ऑफ द एयरबेस पर उतरे हैं। इस असामान्य कदम को ईरान के साथ बढ़ते तनाव से जोड़ा जा रहा है
और यह माना जा रहा है कि अमेरिका इस माध्यम से परमाणु और क्षेत्रीय मुद्दों पर ताना बाना तेज कर रहा है। F-22 रैप्टर दुनिया के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक है और इसकी तैनाती का उद्देश्य संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी और क्षेत्र में मजबूत स्ट्रैटेजिक सिग्नल भेजना बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें बताया था कि अगर उन्होंने भारत पाक तनाव को समाप्त नहीं किया होता तो लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक उपलब्धि बताया और कहा कि उनके हस्तक्षेप ने संभावित युद्ध को रोका। हालांकि कुछ लोगों ने उनके बयान की भ्रामक व्याख्या की भी आलोचना की है। भारत ने इस दावे को अस्वीकार किया है और कहा है कि संघर्ष की समाप्ति भारत और पाकिस्तान के प्रत्यक्ष वार्ता के जरिए हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस बयान में भारत इजरायल संबंधों को मजबूत और भरोसे पर आधारित बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों, नवाचार और आपसी सहयोग पर टिके हैं। बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, कृषि, तकनीक और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए इजरायल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह वार्ता रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में बड़ी राहत मिलती दिख रही है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ और आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल को अवैध करार दिया, जिससे भारत पर रूसी तेल आयात को रोकने या कम करने का दबाव कम हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत रूस से तेल खरीदना जारी रख सकता है और यह निर्णय उसकी ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक स्वतंत्रता के लिए अहम है। हालांकि रूस से खरीद में कुछ बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।